जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम अप्रोच की। तो पहले सिस्टम अप्रोच पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्टीजेंसी अप्रोच पढ़ेंगे। सिस्टम अप्रोच का मतलब बच्चों क्या होता है कि सिस्टम हम किसको कहते हैं? सिस्टम बच्चों हम एक ऐसे यूनिफाइड होल को कहते हैं जो मिलके एक ख़ास किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करती है, ठीक है। और आम अल्फाज में हम इसको कह देंगे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम के तहत काम करती है, उसको हम लोग कहेंगे एक सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ सिस्टम अप्रोच to management is the concept which views a company as an interconnected purposive system that consists of several business sections. The entire system can be broken into three parts: input, process and output. ठीक हो गया। अब मैं आपको इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस जो है वो हम लोग मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ होती है, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट्स में क्या होता है बच्चों, ये एक सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने पीछे भी बताया, ये एक सिस्टम जो है इसको हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। लेकिन बच्चों ये सिस्टम काम कैसे करता है? सिस्टम जो है वो खुद ब खुद काम नहीं कर रहा होता। कुछ चीज़ें इनपुट कहलाती हैं, कुछ आउटपुट कहलाती हैं। सिस्टम के अंदर हमारी चीज़ें आती हैं, प्रोसेस होता है। बच्चों सबसे पहले हम लोग मिसाल के तौर पर हम लोग बनाते हैं गाड़ी के टायर, एग्जाम्पल कि हम लोग टायर बनाते हैं। अब टायर बनाने के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए, हमें रबड़ चाहिए, हमें और भी चीज़ें चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, कैपिटल हमें पैसे चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन से मुराद हमें काम करने का तरीक़ेकार, प्रोसेस चाहिए। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए। अब ये इनपुट है, ये इनपुट लेके हम कंपनी के अंदर आएंगे और कंपनी के अंदर हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जब ये सारे के सारे रॉ मटेरियल को ह्यूमन रिसोर्स पैसे लगा के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन के तहत काम करेंगे, तो काम करने के बाद हमारे पास एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगी। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट कहलाएगी, या उसको कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो प्रोडक्ट नहीं होती, सर्विसेज होती हैं। और उसके बाद आउटपुट हमें क्या मिलेगा? हम प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट बेचेंगे, फिर हमें फाइनेंशियल रिजल्ट मिलेगा। फाइनेंशियल रिजल्ट से मुराद हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुख्तलिफ किस्म की नई प्रोडक्ट्स बनाने के वाले से। उसके बाद ह्यूमन रिजल्ट्स आएंगे। ह्यूमन रिजल्ट से मुराद क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके अंदर एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाएंगे, और बहुत से लोग जो हैं उनके साथ आपके इंटरेक्शन और आपके साथ रिलेशनशिप उनके अच्छे हो जाएंगे। समझ आ गई बात? ये हमारा सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम्स जो हैं वो बेसिकली हमारे दो किस्म के सिस्टम्स कहलाते हैं। ये हमारे मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको पहले जैसे ऊपर बताया था, इंटरनल इन्वायरमेंट, और एक होता है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कंपनी के बाहर वाला है। ठीक हो गया। इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल में ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं? क्लोज सिस्टम से मुराद ये है कि एक ऐसा सिस्टम, ठीक है। और एक्सटर्नल जो सिस्टम होता है बच्चों, इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है, आपकी मुल्क की इकोनॉमी आ जाती है, आपके कंपेटिटर्स आ जाते हैं, आपके कस्टमर्स हो जाते हैं, उसके अलावा आपके जो पब्लिक, जनरल पब्लिक, ये चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरनल नहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। और इंटरनल के अंदर आपके एम्प्लॉयज़, आपके बॉस, आपकी पॉलिसीज़, ये चीज़ें आती हैं। तो क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम क्लोज सिस्टम होगा कि जो इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता, इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता, यानी कि इनके डिसीजंस चेंज नहीं होंगे इनमें किसी किस्म की भी चेंजेस लाने से। ठीक हो गया। और ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? वो सिस्टम होता है जो अपने डिसीजंस को चेंज करेगा इनके अंदर चेंजेस लाने से। अब इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दूं आपको। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं बाटा शूज़ की, और उसके साथ साथ मैं आपको दे देता हूं हश पपी, ठीक है। ये दो की एग्जांपल देता हूँ, और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कंपनीज हैं, लेकिन ये दो एग्जांपल्स हैं। एक कंपनी जो है वो ये कहती है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट जो है उसमें 50% डिस्काउंट लगा रहे हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा जब बाटा पे 50% डिस्काउंट लगा होगा, तो हश पपीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको 50% डिस्काउंट लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपेटिटर है, ये बाटा मिसाल के तौर पर कंपनी जो है वो हश पपीज़ की कंपनी है, और बाटा जो है वो आपका कंपेटिटर है। कंपेटिटर ने एक चीज़ चेंज की तो उससे आप भी इन्फ्लुएंस हुए, आपने उससे इंटरेक्ट किया, और आपने भी अपने आप को चेंज कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं ऐसा सिस्टम जिसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों एक और कंपनी है जो जूते बनाती होती है, जिसका नाम है टिम्बरलैंड। टिम्बरलैंड जो है उसने कभी भी डिस्काउंट ऑफर किसी परसेंटेज में नहीं किया। इसका मतलब है कि टिम्बरलैंड एक ऐसा सिस्टम है जो इन एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होती। बात समझ आ गई? क्लोज सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं बच्चों कि जो
दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो जो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप अपने आप को उन फैक्टर्स की वजह से चेंज नहीं करते, आपके डिसीजन के ऊपर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, आप इतने सख्त और इतने अच्छे डिसीजंस लेते हैं जैसे कि टिम्बरलैंड है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी कंपनी जो है वो हश पपीज़ और बाटा हैं, जो एक कंपनी अगर चेंज करेगी तो फिर दूसरी कंपनी को भी मजबूरन चेंज करना पड़ेगा और दूसरी कंपनी चेंज कर देगी। ये जो सिस्टम होगा इसको कहेंगे ओपन सिस्टम। ठीक हो गया जी बच्चों, ये ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम जो है उसकी हम लोगों ने एग्जांपल्स देखी। अब आगे चलेंगे हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्लीकेशन, यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे इनकी इम्प्लीकेशन होती हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कंपनी के पार्ट्स हैं, कंपनी के पार्ट्स का मतलब होता है कंपनी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, ये जितने भी कंपनी के बच्चों डिपार्टमेंट्स होंगे उन डिपार्टमेंट्स का आपस का कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका आपस में सिंक्रोनाइजेशन अलाइनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर डिसीजंस एंड एक्शंस टेकन इन वन एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एन इफेक्ट इन द अदर एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। होता बच्चों क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक एरिया में आप चीज़ चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट कंपनी के दूसरी तरफ भी होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप इस पार्ट में कुछ चेंजेस ले आओ और बाकी चीज़ों में चेंजेस ना लेके आओ, ऐसा नहीं होता, आपने हर जगह पे चेंजेस लानी होती है। तीसरे नंबर पे क्या होगा, organizations are not self-contained and therefore must adapt to the changes in their external environment। और होता क्या है बच्चों, यहाँ पे एक और चीज़ आई है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो बहुत कम कंपनियां जो सेल्फ कंटेन्ड होती हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने आप को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अगर एक कंपनी जो है वो अच्छा कैमरा लेके आएगी मोबाइल में तो दूसरी कंपनी जो है वो भी अच्छी कैमरा लेके आएगी, तीसरा भी अच्छा कैमरा लेके आएगा। एक कंपनी कहेगी कि हमारी जो रैम है वो हम लोगों ने 6 GB कर दी है, तो दूसरी कंपनी का भी 6 GB रैम के साथ मोबाइल आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं तो ये नागुज़ीर है, इनएविटेबल है, इसके बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। तो ओपन सिस्टम जो होता है वो आजकल के ज़माने में हमारी नीड है। ठीक हो गया जी। अब आगे चलेंगे बच्चों, आगे हमारे पास जो है वो आती है कॉन्टीजेंसी अप्रोच। कॉन्टीजेंसी अप्रोच को बच्चों एक और नाम दिया जाता है, कॉन्टीजेंसी को हम लोग कहेंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी के साथ साथ इसको एक और नाम देंगे, वो है सिचुएशन। ठीक है, अब बच्चों ये होता है कि जैसे हम लोगों ने पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ा था कि एक ख़ास किस्म का तरीक़ेकार होगा, वन बेस्ट सोल्यूशन दे देंगे और वन बेस्ट वे के ऊपर अमल करते जाएंगे। लेकिन बच्चों अब 2002 के बाद 21वीं सदी आ गई है, अब 21वीं सदी में वो सिस्टम्स नहीं चलेंगे। अब हम सोच तो रहे होते हैं कि कुछ ऐसा काम करेंगे बच्चों, लेकिन एकदम सिचुएशन चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जब सिचुएशन बदल जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे जो मैनेजर्स हैं बच्चों वो सोचे समझे और याद किए हुए रटे रटाए काम के ऊपर, रटे रटाए जो है पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर अमल नहीं करेंगे, बल्कि अब हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट काम करना है जिसे हम कहते हैं लाइव डिसीजंस। ठीक है, जिस तरह की सिचुएशन होगी उससे मिलता जुलता डिसीजन लेना होता है। पंजाबी में कहते होते हैं जिस तरह का मुंह होगा वैसे चपेट मारनी है। अब सिचुएशन बदल चुकी है। ठीक है, तो कॉन्टीजेंसी अप्रोच समटाइम्स कॉल्ड सिचुएशन अप्रोच सेज दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट, फेस डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, सिचुएशन कहते हैं कॉन्टीजेंसी को, ठीक है, कॉन्टीजेंसी कहते हैं सिचुएशन को। ठीक है, द रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग, उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है मैनेजमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पे एक अप्रोच आती है जिसे हम कहते हैं इफ एंड देन अप्रोच। इफ एंड देन अप्रोच किसे कहते हैं बच्चों, इफ दिस हैपन्स we will do this, then we will do this. If it rains, then we will move to a building। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे महफिल मिलाद के जो पोस्टर्स होते हैं ना उसमें लिखा होता है फ़लाँ ग्राउंड में महफिल मिलाद होगी, लेकिन अगर बारिश होती है, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग मस्जिद में महफिल करेंगे। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो अब हम लोग फिर उसके बाद ये डिसीजन लेंगे। तो ये इफ़ एंड देन अप्रोच होती है। ये इफ़ एंड देन अप्रोच होती है बच्चों, ये हम रन टाइम पे बनाते हैं, ये पहले से डिसाइडेड बाज़-औक़ात नहीं होता। कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि अगर ये होगा तो ये करेंगे, अगर ये होगा तो ये करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम अचानक ही हमारे सामने सिचुएशंस आ जाती हैं और उस वक्त फिर हम लोगों ने अचानक डिसीजन लेने होते हैं। ये जो अचानक डिसीजन लेने होते हैं बच्चों, ये हमारे मैनेजर जो हैं वो कॉन्टीजेंसी अप्रोचेस के बगैर नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब मेन आइडियाज़ कौन कौन से हैं बच्चों कॉन्टीजेंसी अप्रोच के। सबसे पहले इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिचुएशन अप्रोच, हम पढ़ चुके हैं। देयर इज़ नो वन यूनिवर्सली एप्लीकेबल, एक रूल अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पे यूके में जो रूल अप्लाई होता है वो जो है वो भूटान में नहीं होता।
ठीक है। भूटान में जो रूल अप्लाई होता है वो अफ्रीका में नहीं होता, जो अफ्रीका में रूल अप्लाई होता है वो एशिया में नहीं होता, एशिया से मुराद वो पाकिस्तान में नहीं होता, ठीक है। जो पाकिस्तान में रूल अप्लाई होता है वो यूएई में नहीं होता। तो इसका मतलब है कि चूंकि हर एक मुल्क अलग अलग है, उनकी सिचुएशंस अलग अलग फेस करती हैं, तो ज़ाहिर है उनको रूल्स भी अलग होंगे। अब एक यूनिवर्सल रूल जो है वो हम लोग सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं चला सकते। फिर ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिविजुअल डिफरेंट, फेस डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अलग होती हैं, उनकी सिचुएशंस भी अलग होती हैं, तो इसलिए फिर उनको मैनेज करने के लिए तरीक़ेकार जो है वो भी फिर अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स आ जाते हैं बच्चों। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का साइज़। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मॉल है, जिसमें 40 लोग एम्प्लॉइज़ हैं काम करने वाले, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्ज है, ठीक है। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें 500 लोग काम करने वाले हैं। अब जाहिर है वो डिसीजंस जो 500 एम्प्लॉइज़ वाली ऑर्गेनाइजेशन ले रही है वो ही डिसीजंस और वैसे ही डिसीजन 440 एम्प्लॉइज़ वाले तो नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि ए डिसीजन जो है, ए कंपनी जो है उसके डिसीजंस और बी के डिसीजंस अलग होंगे। अब इनके अपनी सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन होंगे, इनकी अपनी कॉन्टीजेंसी और डिसीजन सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन होंगे। नंबर 2, रूटीननेस ऑफ टास्क टेक्नोलॉजी। रूटीननेस ऑफ टास्क टेक्नोलॉजीज रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लीडरशिप स्टाइल एंड कंट्रोल सिस्टम दैट डिफर फ्रॉम दोज रिक्वायर्ड बाय कस्टमाइज एंड नॉन कस्टमाइज रूटीन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं टास्क को परफॉर्म करने की, वो भी इन लोगों की अलग इस्तेमाल होगी, इन लोगों की अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, ठीक है। एक जैसी टेक्नोलॉजी दोनों कंपनीज जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अलग होगी तो फिर उनको ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी, उनमें भी डिफरेंस आ जाएगा। नंबर 3, इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कहते हैं बच्चों एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम कहते हैं गैर यकीनी सिचुएशन, ठीक है। हमें मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पे सोना जो है वो मिसाल के तौर पे अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी 94,000 रुपीज़ पर तोला है, तो 94,000 पर तोला है, कल हो सकता है कि वो 90,000 पे हो जाए और कल हो सकता है कि वो 98 पे हो जाए। अब हमें मालूम नहीं है कि कल क्या होगा, तो इसलिए हम कल के बारे में प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस करें। What works better in stable and predictable environment may be totally inappropriate in a rapidly changing environment। बाकी किसी जगह पे भी हम लोग डिसीजन तो ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग सोने की एग्जांपल दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग उस तरह का पहले से डिसाइडेड डिसीजन नहीं लेंगे। इसी तरीके से बच्चों वो लोग जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जिन्होंने डॉलर्स में डील करना होता है बच्चों, डॉलर का रेट कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। ऐसा भी हो सकता है कि डॉलर का रेट एकदम ज़्यादा हो जाए और आपने किसी का पैसे देने हैं तो आपका फिर पैसे जो हैं आपको इतना ज़्यादा लॉस हो जाए। इस तरह ये भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ बाहर भेज दी और आपने डॉलर में अमाउंट रिसीव करनी है और डॉलर का रेट एकदम बढ़ गया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो ये जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया या एक जगह इससे पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, ये जो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये किस बेस पे आ रहा है? ये इस बेस पे आ रहा है इन्वायरमेंट की अनसर्टेनिटी की बेस पे आ रहा है, ठीक है। आगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर इंडिविजुअल के भी डिफरेंसेस है, ये बच्चों हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं।